हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 4, किसान जमींदार और राज्य। किसान जमींदार और राज्य। किसान जमींदार और राज्य। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान के करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसलों के हिस्सों के दावेदार थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि के उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाकों शहर से जुड़ गए। चित्र 8.1 एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा। किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्से से पहाड़ियों वाले इलाके, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ जमीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश। चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदे द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया।
खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए राज्य ने जो इंतजाम किए थे उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्ता सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले से ही तय था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी का विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधी संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच चले झगड़ों को दर्ज करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच चले झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी ज़मीन, किसान और उनकी ज़मीन, किसान और उनकी ज़मीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन में रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया, मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया, मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। रैयत, रियाया, मुजरियान, असामी। 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 किसान थे। किसान, रैयत, रियाया, मुजरियान, असामी। किसान, रैयत, रियाया, मुजरियान, असामी। दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट व पाही कास्ट। दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट व पाही कास्ट। दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट व पाही कास्ट। अच्छा, 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट व पाही कास्ट। और 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट व पाही कास्ट। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गाँव में रहते जिनमें उनकी ज़मीन थी। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे पाही कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँवों से ठेके पर खेती करने आते थे। दूसरे पाही कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँवों से ठेके पर खेती करने आते थे। दूसरे पाही कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। खुद कास्ट और पाही कास्ट। खुद कास्ट और पाही कास्ट। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी इस एक जोड़ी बैल और दो हल से ज़्यादा कुछ होता था, ज़्यादातर के पास इससे भी कम। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो हल से ज़्यादा कुछ होता था, ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था।
गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों को। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाकों में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं शताब्दी पर भी लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे 1000 टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे 1000 टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसमें इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से बाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है लोग उमड़ते चले आते हैं। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते की खोदने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है लोग उमड़ते चले आते हैं। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती है और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती है और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। सिंचाई और तकनीक। सिंचाई और तकनीक जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ व ज्वार, बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार, बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। पेड़ों और खेतों की सिंचाई। पेड़ों और खेतों की सिंचाई यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उपकरणों के बारे में बताता है जो बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं, वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुल्क ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीनों पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी नहीं, वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से पैदा हो जाती है और यह हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या राहट के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है और हैरानगी की बात यह है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या राहट के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। लाहौर
दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान में और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। लाहौर, दीपालपुर और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं। इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटके और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों में लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया। इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत के पास से दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़े वाले पहिए घूमने लगता है। घड़े से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक सकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चंदवर और बयाना आज के उत्तर प्रदेश। आगरा, चंदवर और बयाना आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने काट देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं। रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं। इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। रहट की संरचना चित्र 8.2। रहट की संरचना 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 रहट अरघट्टा सकिया रहट अरघट्टा अरहट अरघट्टा सकिया रहट अरहट अरघट्टा सकिया रहट अरहट अरघट्टा सकिया है ना। ढेकली ढेकली। सिंचाई में जिन साधनों का जिक्र बाबर ने किया उसकी तुलना विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था से कीजिए। सिंचाई की इन दोनों अलग अलग प्रणालियों में किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी। इनमें से किन प्रणालियों में कृषि तकनीक में सुधार के लिए किसानों को भागीदारी जरूरत होती है। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का भी इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल को दिया जा सकता है जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। मिट्टी की गुड़ाई और साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। तंबाकू का प्रसार। पुर्तगाल से यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया। पुर्तगाल से यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। पुर्तगाल से यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआत वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अक्सर अकबर और उनके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। फसलों की भरमार। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में और दूसरा रबी वसंत में।
यानी सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। यानी सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे वहाँ तो 3 साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे वहाँ तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलें की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलें की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। मुगल राज भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज को ज़्यादा कर मिलता था। मुगल राज भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज को ज़्यादा कर मिलता था। मुगल राज भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स से कामिल थी। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स से कामिल थी। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह के पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। टमाटर, आलू, मिर्च और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी हुई थी। 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी थी। 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी थी। ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन से में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल साम्राज्य के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता लगाने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। इससे मुगल साम्राज्य के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता लगाने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ
तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है। कई मानव में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। साथ ही जहाँ तक सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मानव में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया, मुकदम या मंडल। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया, मुकदम या मंडल। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया, मुकदम या मंडल। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत व गाँव का मुखिया, मुकदम, मंडल। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया और मुकदम या मंडल। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया, मुकदम या मंडल। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया, मुकदम या मंडल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोग को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है उनसे पता चलता है कि गाँव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है उससे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनके पास संसाधन सबसे कम और थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसे ही थी जैसे आधुनिक भारत में दलितों की। इनकी हालत कमोबेश वैसे ही थी जैसे आधुनिक भारत में दलितों की। इनकी हालत वैसे ही थी जैसे कमोबेश आधुनिक भारत में दलितों की। चित्र 8.3 आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें पंजाब के गांव को दिखाया गया है। आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र। 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 पंजाब के गांव को दिखाया गया। 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 चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। गांव की वास्तुकला का भी वर्णन करें। 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 दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लहजादाओं शाब्दिक नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह लोग गांव के हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लहजादाओं शाब्दिक अर्थ में नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के सबसे निचले तबके में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। समाज के सबसे निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मरवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। 17वीं सदी में मरवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इससे कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाके में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगे। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगे। पूर्वी इलाकों में
पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और व कैवर्त भी किसानों की ऐसी सामाजिक स्थिति पाने लगी। पंचायतें और मुखिया पंचायतें और मुखिया पंचायतें और मुखिया गाँव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। गाँव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गाँवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी। जिन गाँवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी। एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गाँव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गाँव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती थी। पंचायत का फैसला गाँव में सबको मानना पड़ता था। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उन पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गाँव के आमदनी व खर्चों का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। इन खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का भी खर्चा किया जाता था जो समय समय पर गाँव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध का बनाना या नहर खोदना। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे जैसे मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति के हदों के अंदर रहे। पूर्वी भारत में सभी जातियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति का अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने का अधिकार थे। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायतों के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। ग्राम पंचायतों के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों को निपटारा करती थी। राजस्थान में जाति पंचायतों अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़े का निपटारा करती थी, फौजदारी नहीं। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही या नहीं और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाए। वे जमीन की से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही या नहीं और यह भी कि गाँव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाए। कर्मकांडीय वर्चस्व किस कर्म में होगा।
फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। भ्रष्ट मंडल। सदगोप पशुपालक कैवर्त मछुआरा। 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 भ्रष्ट मंडल। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर ये आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ किस छोटे किसानों पर डाल देते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। चित्र 8.4। चित्र 8.4 प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों से में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राटों समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या दूसरी विपदाओं के दौरान। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायतों को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। वे समझते थे कि ग्राम पंचायतों को इनकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायतों के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। अत्यधिक कर के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। अत्यधिक कर के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध को ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गाँव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। इस वजह से गाँव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। चित्र 8.5 कपड़ा उत्पादन को दर्शाता 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। कपड़ा उत्पादन को दर्शाता 17वीं शताब्दी का एक चित्रकारी। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। कपड़ा उत्पादन को दर्शाता 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। कपड़ा उत्पादन को दर्शाता 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। कपड़ा उत्पादन को दर्शाता 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। चित्र में दर्शाई गई गतिविधियों का वर्णन करें। 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 ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गाँव के सर्वेक्षण में मराठाओं
के दस्तावेज बताते हैं कि गाँव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% तक घर दस्तकारों के थे। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गाँवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गाँव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकार के ही थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह के वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। मसलन रंगरेजी, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना और या उसकी मरम्मत करना। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के कामों से फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम में फुर्सत होती है, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक न होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही तय करती थी। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही तय करती थी। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की एक व्यवस्था पर राजी होते थे। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक की रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज के भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह सब 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह सब 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह सब 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदे थे। ये सबूत मज़ेदार है, क्योंकि इससे पता चलता है कि गाँव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदे थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। मीरास वतन, वस्तुकारों को दी जाने वाली भूमि का टुकड़ा। मीरास वतन, दस्तकारों को दी जाने वाली भूमि का टुकड़ा। मीरास वतन, दस्तकारों को दी जाने वाली भूमि का टुकड़ा। जजमानी। एक छोटा गणराज्य। एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गाँव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति का व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे।
न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था, न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था, न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गाँवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गाँवों में भी नकदी के रिश्ते फैल चुके थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गाँव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गाँव में भी नकदी के रिश्ते फैल चुके थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गाँव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गाँव में भी नकदी के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकदी में ही मिलता था। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकदी में ही मिलता था। इस तरह कपास, रेशम या नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसे व्यापारिक फसलों पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता था। मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाएं। 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 जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खासकर उसकी भूमिकाएं अदा करते थे। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खासकर किसकी भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे व हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई व कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। मर्द खेत जोतते थे व हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई व कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, तो जो मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पाद की बुनियाद बनी। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किए जाने वाला फर्क, घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द, मुमकिन नहीं था। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किए जाने वाला फर्क, घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द, मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाकू छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार की चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़े की कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़े पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन का ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी मांग होती थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों में भी जाती थी और बाजारों में भी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्राट समूह से बहुत अलग थे। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्राट समूह की से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत की अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू होने का बड़ा डर था। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू होने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला
पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था और स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और परिवार समुदाय के मर्दों का द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर भी महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिला दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायतों को भेजी थी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसे दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वह पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। पत्नियां अपने पतियों के बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वह पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द, मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। ज़्यादातर महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी, उनके नाम दस्तावेज में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाले का हवाला गृहस्थी के मर्द और मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। गांव में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट टर्नर ने यह बात उल्लेखने लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफा कहते हैं, ना हो। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट टर्नर ने यह बात उल्लेखने लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिन्हें मुद्रा का फेरबदल करने वाला, जिन्हें सराफा कहते हैं, ना हो। एक बैंकर की तरह सराफा हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। एक बैंकर की तरह सराफा हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। चित्र 8.6 सराफा अपने काम में लगा हुआ है। चित्र 8.7 सूत कातती महिला। चित्र 8.8 का फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। चित्र 8.8 का बोझा ढोती महिलाएं। आसपास के दूसरे गांव से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम किया करती थी। बोझा ढोती महिलाएं। आसपास के दूसरे गांव से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। आसपास के दूसरे गांव से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। चित्र 8 जंगल और कबीले। बसे हुए गांव के परे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों खरबंदी से घिरे थे। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले
प्रदेशों को छोड़ते तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें उत्तर भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% था। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत करीब करीब 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। जैसा वैसे इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगलों के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल से उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल में के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों की शरण देने वाला अड्डा मवास। जहाँ तक राज का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा मवास। जहाँ तक राज का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा मवास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखें जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। चित्र 8.9 नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से। नीलगाय का शिकार करता हुआ शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से। नीलगाय का शिकार करते हुए चित्र शाहजहां का बादशाहनामा से। आप इस चित्र में जो देखते हैं उसका वर्णन कीजिए। आप जो इस चित्र में देखते हैं उसका वर्णन कीजिए। आप जो इस चित्र में देखते हैं उसका वर्णन कीजिए। इनमें ऐसा कौन सा सांकेतिक तत्व है जो शिकार और एक आदर्श न्याय व्यवस्था को जोड़ता है? इनमें ऐसा कौन सा सांकेतिक तत्व है जो शिकार और एक आदर्श न्याय व्यवस्था को जोड़ता है? इनमें ऐसा कौन सा सांकेतिक तत्व है जो शिकार और एक आदर्श न्याय व्यवस्था को जोड़ता है? जंगलों में घुसपैठ। जंगलों में घुसपैठ। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह से अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था।
कृषि वस्तुओं के लिए जंगलों का सफाया, कृषि वस्तुओं के लिए जंगलों का सफाया, कृषि वस्तुओं के लिए जंगलों का सफाया। यह 16वीं सदी का मुकुंदराम चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी गई बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे। तमाम जगहों से फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे, उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी, भाले और बर्छे। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे। तमाम जगहों से फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे, उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छे। उत्तर से आए दास सैकड़ों में उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को जिसने दी सुपारी एक एक को। उत्तर से आए दास सैकड़ों मरते हुए चकित देखकर कालकेतु को जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल काटने वाले एक उद्यमी के साथ 500, दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500। पश्चिम से आए जफर मियाँ साथ में 22,000 लोग, पश्चिम से आए जफर मियाँ साथ में 22,000 लोग। हाथों में सुलेमानी मोती की माला जपते हुए पीर व पैगंबर का नाम, हाथों में सुलेमानी मोती का माला जपते हुए पीर व पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार, जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए और घुस आए वहाँ, सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए और घुस आए वहाँ। कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले, कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। परगना मुगल प्रांतों का एक प्रशासनिक प्रमंडल था। 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 पेशकश मुगल राय द्वारा दी जाने वाली एक तरह की भेंट थी। पेशकश मुगल राय द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। पेशकश मुगल राय द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। पेशकश मुगल राय द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। पेशकश मुगल राय द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। पेशकश मुगल राय द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। मवास जंगल में छिप जाने वाले बदमाश, मवास जंगल में छिप जाने वाले बदमाश, मंगस मवास जंगल में छिप जाने वाले बदमाश, मवास जंगल में छिप जाने वाले बदमाश, मवास जंगल में छिप जाने वाले बदमाश, मवास जंगल में छिप जाने वाले बदमाश। यह प्रधान जंगल में घुसपैठ के कौन से रूपों को उजागर करता है? इसके संदेश की तुलना चित्र 8.9 में दिए गए लघु चित्र से कीजिए। जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार पदांश में किन्हें विदेशी बताया गया है? जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार पदांश में किन्हें विदेशी बताया गया है? जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार पदांश में किन्हें विदेशी बताया गया है? पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल कुछ इस तरह लिखा है। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान लाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरगाय, याक की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस के साथ उबाल कर बनाया जाने वाला एक अम्ल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ, जिससे लाल रंग बनाया जाता है की जड़ें, सुहागा, ज्वादार, हल्दी जैसी एक जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के समान चील, बाज, काले बाज, मरलिन, बाज पक्षी का ही एक किस्म और अन्य वस्तुएं। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे घोड़े और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरगाय, याक की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबालकर बनाए जाने वाले एक अम्ल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ, जिसे लाल रंग बनाया जाता है की जड़ें, सुहागा, जद्वार, हल्दी जैसे एक जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के समान चील, बाज, काले बाज, मरलिन और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते हैं, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हीरा और हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। इस अनुच्छेद में परिवहन के कौन से तरीकों का जिक्र किया गया है? इस अनुच्छेद में परिवहन के कौन से तरीकों का जिक्र किया गया है? आपके मुताबिक इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? आपके मुताबिक इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? मैदान से जो सामान पहाड़ ले जाए जाते थे, उनमें से हर वस्तु की किस्म काम में लाई जाती होगी, इसका खुलासा कीजिए। मैदान से जो सामान पहाड़ ले जाए जाते थे, उनमें से हर एक वस्तु किस काम में लाई जाती होगी, इनका खुलासा कीजिए।
चित्र 8.10 सूफी गायक सुनते हुए एक किसान और एक शिकारी। सूफी गायक को सुनते हुए एक किसान और एक शिकारी। सूफी गायक को सुनते हुए किसान और एक शिकारी। सूफी गायक को सुनते हुए किसान और एक शिकारी। सूफी गायक को सुनते हुए किसान और एक शिकारी। सूफी गायक को सुनते हुए किसान और एक शिकारी। सूफी गायक को सुनते हुए किसान और एक शिकारी। वाणिज्य खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख की बहुत मांग थी। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख की बहुत मांग थी। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार की तरह वस्तुओं का अदला बदली भी होती थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार की तरह वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे। जैसे पंजाब का लोहानी कबीला वे पंजाब के गाँव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे। जैसे पंजाब का लोहानी कबीला वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों का जीवन में बदलाव आया। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया। कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने भाई बंधुओं से सैन्य सेवाएं मांग की। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके में कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। सिंध इलाकों की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। अहोम असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर रखा था। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर रखा था। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कुछ राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कुछ राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाके में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार को भी शुरुआत हुई। जंगल के इलाके में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाके के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों में के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों की ने भी एक बड़ी भूमिका अदा की थी। चर्चा कीजिए, पता कीजिए कि आपके प्रांत में किन क्षेत्रों को आजकल जंगल वाले इलाके के रूप में पहचाना जाता है। क्या इन इलाकों में आज जिंदगी बदल रही है? इन बदलावों की वजह वही है जिनका जिक्र हमने इस अनुभाग में किया या उससे अलग। जमींदार 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 है ना। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि के उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे।
ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य के कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण ये था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे यानी संपत्ति। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे यानी संपत्ति। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदारों के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। मिल्कियत जमीन पर जमींदारों के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे, इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे, इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक जरिया था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगलकालीन गांवों के में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इस सक्रिय शीर्ष का हिस्सा थे। इस तरह अगर हम मुगलकालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके सक्रिय शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल ने इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज में पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज में पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा हम पहले देखा, और इस तरह की कई मुसलमान जमींदारों की भी इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसे कि हमने पहले देखा, और इसी तरह की कई मुसलमान जमींदारों की भी। सामाजिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहता होगा। सामाजिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहता होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतना प्रमुख रूप की इजाज़त राज्य देता हो जब तक कि राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही ना कर दी गई हो। मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाज़त राज्य देता हो जब तक कि एक राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही ना कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसका दस्तावेज भी शामिल है। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है। ये कई तरीकों से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर जंगलबारी, अधिकारों का हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। ये कई तरीकों से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर जंगलबारी, अधिकारों का हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। ये कई तरीकों से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर जंगलबारी, अधिकारों का हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। ये कई तरीकों से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर जंगलबारी, अधिकारों का हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। ये कई तरीकों से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर जंगलबारी, अधिकारों का हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जा सकती थी। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। कई कारणों ने मिलकर परिवार व वंश पर आधारित जमींदारों के पुख्ता होने का मौका दिया। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारों को
जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पार्टियां अपने नियंत्रण में पुख्ता किया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पार्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इस तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान उधार देकर उन्हें वहां बसने की भी मदद की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामानों व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गाँव में के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गाँव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत है जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार हाट स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसल बेचने के लिए आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पूर्व था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पूर्व था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पूर्व था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्म के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को या फिर दिलचस्प बात है साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्म के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को या फिर दिलचस्प बात है साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली जमीन से मिलने वाले राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। इसी तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। अमीर गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमीर कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भी भुगतान का विकल्प खुला रखा रहे। अमीर गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमीर गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय
राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों में के सभी आंकड़ों को संकलित किया। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में से सभी जमीनों को आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 में अंग्रेज ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। मसलन औरंगजेब 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। दीवान राजस्व अधिकारी, 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 दीवान राजस्व अधिकारी। जमा निर्धारित रकम हासिल सचमुच वसूली, जमा निर्धारित रकम हासिल सचमुच वसूली, जमा निर्धारित रकम हासिल सचमुच वसूली, जमा निर्धारित रकम हासिल सचमुच वसूली। अमील गुजार राजस्व वसूलने वाला अधिकारी, 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 अमील गुजार राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। अमीन अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। राजस्व अधिकारी भी अमीन एक मुलाजिम था जिसका जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। राजस्व अधिकारी भी अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। राजस्व अधिकारी भी अमीन राजस्व वसूलने वाला अधिकारी, अमीन राजस्व वसूलने वाला अधिकारी, अमीन राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीनों के लिए अलग राजस्व निर्धारित किया। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीनों के लिए अलग राजस्व निर्धारित किया। पूलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। पूलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। पूलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर साल सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहले दो प्रकार की किस्म की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। पहले दो प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। पहले दो प्रकार की जमीन की 3 किस्में, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देते हैं। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है इसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। अपने अधीन इलाके में जमीन का वर्गीकरण करते वक्त मुगल राज्य ने किस सिद्धांत का पालन किया? अपने अधीन इलाकों में जमीन का वर्गीकरण करते वक्त मुगल राज्य ने किस सिद्धांतों का पालन किया? राजस्व निर्धारण किस प्रकार किया जाता था? राजस्व निर्धारण किस प्रकार किया जाता था? मुगल साम्राज्य का विस्तार, भू राजस्व की वसूली पर साम्राज्य के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा? बाबर का शासन, 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 बाबर का शासन। अकबर का शासन, 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 अकबर का शासन,
अकबर का शासन, अकबर का शासन, अकबर का शासन, अकबर का शासन, अकबर का शासन, अकबर का शासन, औरंगजेब 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 का शासन। पोलज परौती चचर बंजर, 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 पोलज परौती चचर बंजर। भू राजस्व की वसूली पर साम्राज्य के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा? मानचित्र वन मुगल साम्राज्य का विस्तार, मानचित्र वन मुगल साम्राज्य का विस्तार। जागीरदारी अवली मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग हिस्से में राज्य के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग हिस्सों में राजस्व को आवंटन किया जाता था। समय पर उनका तबादला कर दिया जाता था, समय समय पर उनका तबादला किया जाता था, समय समय पर उनका तबादला कर दिया जाता था। वंशानुगत नहीं, सैनिक प्रशासनिक सैनिक नागरिक, वंशानुगत नहीं, सैनिक प्रशासनिक सैनिक नागरिक, वंशानुगत नहीं, सैनिक प्रशासनिक सैनिक नागरिक। नगद या जींस, नगद या जींस, नगद या जींस। आइन से यह एक अनुच्छेद है, आइन से यह एक अनुच्छेद है, आइन से यह एक अनुच्छेद है। अमीर गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत न डाले, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। अमीर गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत न डाले, बल्कि फसल भी लेने की तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कनकूता। हिंदी जुबान में कन का मतलब अनाज और कूत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह इस शक को दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। पहला, कनकूता। हिंदी जुबान में कन का मतलब अनाज और कूत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, इस तरह शक को दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई जिसे भगोली भी कहते हैं, दूसरा बटाई जिसे भगोली भी कहते हैं, दूसरा बटाई जिसे भगोली भी कहते हैं। फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं। फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन इनमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि के मक्कार धोखेबाज की नीयत रखते हैं। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई। जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। तीसरा, खेत बटाई। जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। तीसरा, खेत बटाई। जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लौंग को बटाई। फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्से घर ले जाता है, उसे मुनाफा कमाता है। चौथा, लौंग बटाई। फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उसे मुनाफा कमाता है। चौथा, लौंग बटाई। फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उससे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उसमें मुनाफा कमाता है। जमा, निर्धारित कर वसूल, जमा निर्धारित कर वसूल, जमा निर्धारित कर वसूल, जमा निर्धारित कर वसूल। 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए एक हुक्म का एक अंश। 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए हुक्म का अंश। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश देते हैं कि वे हर गांव हर किसान की बावात खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार को वित्तीय हितों व किसानों के लिए कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश देते हैं कि वे हर गांव हर किसान के बावात खेती के मौजूदा हालत पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। आपकी राय में बादशाह ने विस्तृत सर्वेक्षण क्यों जोर दिया? कनकूत, भगोली, खेत बटाई और लौंग। खेत अवली फसल बंटवारा, राजस्व उगाहने के तरीके। कनकूत, भगोली, खेत बटाई, लौंग, खेत अवली फसल बंटवारा, राजस्व उगाहने के तरीके। कनकूत, भगोली, खेत बटाई और लौंग, खेत अवली फसल बंटवारा, राजस्व उगाहने के तरीके। कनकूत, भगोली, खेत बटाई, लौंग, खेत अवली फसल बंटवारा, राजस्व उगाहने के तरीके। चांदी का बहाव, चांदी का बहाव, चांदी का बहाव, चांदी का बहाव, चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी
में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग, चीन, सफावी, ईरान और ओटोमन तुर्की में। ये साम्राज्य थे मिंग, चीन, सफावी, ईरान और ओटोमन तुर्की में। ये साम्राज्य थे मिंग, चीन, सफावी, ईरान और ओटोमन तुर्की में। ये साम्राज्य थे मिंग, चीन, सफावी, ईरान और ओटोमन तुर्की में। ये साम्राज्य थे मिंग, चीन, सफावी, ईरान और ओटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भी भारी विस्तार हुआ। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई और दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई और दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई और दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के भुगतान के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपये की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। नतीजन 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपये की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। नतीजन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपये की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में भूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज को नगदी कर उगाहने में आसानी हुई। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में भूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज को नगदी कर उगाहने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जवानी कारेरी जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। इटली के एक मुसाफिर जवानी कारेरी जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुँचती थी। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं सदी में के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। चित्र 8.11 अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ है। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये के दोनों तरफ है। चित्र 8.12 औरंगजेब द्वारा जारी किए गए चांदी का रुपया। 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 चित्र 8.13 यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण। चित्र 8.13 यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण। यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण। यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण। यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण। चर्चा कीजिए, पता लगाइए कि वर्तमान में आपके राज्य में कृषि उत्पादन पर कर लगाए जाते हैं या नहीं। पता कीजिए वर्तमान में आपके राज्य में कृषि उत्पादन पर कर लगाए जाते हैं या नहीं। आज की राज्य सरकारों की राजकोषीय नीति और मुगल राजकोषीय नीति में समानता और भिन्नताओं को समझाइए। भारत में चांदी कैसे आई। भारत में चांदी कैसे आई। भारत में चांदी कैसे आई। जवानी कारेरी के लेख बर्नियर के लेख पर आधारित के निम्नलिखित अंश में पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। जवानी कारेरी के लेख के निर्धारित अंश में पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था।
मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग काफ़ी तरह से अलग नहीं रह सकते थे अब चूंकि तुर्की के लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते जो ओमान और अरबिया से आती है, और ना ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। अब चूंकि तुर्की के लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते हैं जो ओमान और अरबिया से आती है, और ना ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं, वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मूसा भेजते हैं, फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेज दी जाती है। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर स्थित बेबेल मंडेल के पास स्थित मूसा भेजते हैं। इसी तरह वे ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तांसरीरी, म्यांमार के हिस्से, सियाम, थाईलैंड, सीलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगहों ले जाते हैं, इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तांसरीरी, म्यांमार के हिस्से, सियाम, थाईलैंड और सीलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगहों में ले जाते हैं, इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। पेगू, तांसरीरी, म्यांमार के हिस्से, अच्छा, वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है। वे सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है, और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वे फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नकद में खरीदी जाती है जो वहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वे फ्रांस जाए, इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नकद में खरीदी जाती है जो नकद वहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। सिलोन, श्रीलंका, तांसरीरी, म्यांमार, सियाम, थाईलैंड, 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 सिलोन, श्रीलंका, तांसरीरी, म्यांमार, सियाम, थाईलैंड। अबुल फजल की आइन ए अकबरी, अबुल फजल की आइन ए अकबरी, अबुल फजल की आइन ए अकबरी, अबुल फजल की आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना की नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना की नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 में इन 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 में इन 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने की एक ऐसी बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। आइन इतिहास लिखने की ऐसी बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इस हिस्सों में का हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीब से नजर डालेंगे। तीसरी जिल्द आइन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीब नजर डालेंगे। तीसरी जिल्द आइन अकबरी के शाही नियम कानून को सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। पहली 2 जिल्द में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। इस हिस्सों पर अध्याय 9 में हम ज़्यादा करीबी नजर डालेंगे। तीसरी जिल्द आइन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपुत्र की सूरत में संकलित किया गया था।
आयन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज। आयन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज। आयन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आयन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से के साथ देती है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आयन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना भी एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नजरिया क्षेत्र के बारे में केंद्र का नजरिया है या यूं कहे तो समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी गई समाज की तस्वीर। आयन 5 भागों का संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। आयन 5 भागों का संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। मंजिल आबादी नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। मंजिल आबादी नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपाह, आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदारों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनी शामिल है। दूसरा भाग सिपाह, आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। दूसरा भाग सिपाह, आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन की नौकरों व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों के संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। दूसरा भाग सिपाह, आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन में नौकरों की व्यवस्था के बारे में। इस भाग में शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों के संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़े की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं व राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़े का विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है जिसमें सूबों की और तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है जिसमें सूबों और उसकी तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है जिसमें सूबों और उसकी तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित जमा भी दी गई है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबे के नीचे की इकाइयों के बारे में विस्तार से बताती है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबे के नीचे की इकाइयों के बारे में विस्तार से बताती है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबे के नीचे की इकाइयों के सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से की गई जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से की गई जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो निम्नलिखित सूचनाएं देती है। परगनात अब्लिक महल, परगनात अब्लिक महल, पहला परगनात अब्लिक महल, परगनात अब्लिक महल, परगनात अब्लिक महल। दूसरा किला, दूसरा किला, तीसरा किला, दूसरा किला, दूसरा किला। तीसरा आराजी और जमीन एक पामुद मापे गए इलाके, अराजी और जमीन एक पाईमुद मापे गए इलाके। तीसरा अराजी और जमीन एक पाईमुद मापे गए इलाके, अराजी और जमीन एक पाईमुद मापे गए इलाके, अराजी और जमीन एक पाईमुद मापे गए इलाके। चौथा नकदी, नगद निर्धारित राजस्व। चौथा नकदी, नगद निर्धारित राजस्व। चौथा नकदी,
नगद निर्धारित राजस्व, चौथा नकदी नगद निर्धारित राजस्व, चौथा नकदी नगद निर्धारित राजस्व। पांचवा सुयुर्गल दान में दिया गया राजस्व अनुदान, 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 सुयुर्गल दान में दिया गया राजस्व अनुदान। छठा जमींदार, छठा जमींदार खाने, जमींदार खाने, जमींदार खाने। सातवां और आठवां जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, सातवां और आठवां जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार। पैदल सिपाही, प्यादा व हाथी फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। सातवां आठवां में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा व हाथी फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत में कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। मुल्क आबादी उत्तर भारत की कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। मुल्क आबादी उत्तर भारत की कृषि समाज का विस्तृत व आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। चौथी और पांचवी किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। इसके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। इसके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। इसके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। इसका आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। चित्र 8.14 अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी भाग 1 मंजिल आबादी, दूसरा सिपाही आबादी, तीसरा मुल्क आबादी, चौथा पांचवा भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। आइन ए अकबरी भाग 1 मंजिल आबादी, भाग 2 सिपाही आबादी, भाग 3 मुल्क आबादी, 4 और 5 भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। भाग 1 मंजिल आबादी, भाग 2 सिपाही आबादी, भाग 3 मुल्क आबादी, 4 और 5 भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। भाग 1 मंजिल आबादी, भाग 2 सिपाही, भाग 3 मुल्क आबादी, 4 और 5 भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। भाग 1 मंजिल आबादी, भाग 2 सिपाही आबादी, भाग 3 मुल्क आबादी, 4 और 5 भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। भाग 1 मंजिल आबादी, भाग 2 सिपाही आबादी, भाग 3 मुल्क आबादी, भाग 4 और 5 भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। भाग 1 मंजिल आबादी, भाग 2 सिपाही आबादी, भाग 3 मुल्क आबादी, 4 5 भारत के मजहब, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में। सरकार, परगना और महल, सरकार, परगना, महल, सरकार, परगना और महल। आरजी मापे गए इलाके, अराजी 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 मापे गए इलाके। जमीन ए पाईमुद मापे गए इलाके, 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 जमीन ए पाईमुद मापे गए इलाके। सयुर्गल दान में दिया गया राजस्व अनुदान, 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 सयुर्गल दान में दिया गया राजस्व अनुदान। प्यादा पैदल सिपाही, 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 प्यादा पैदल सिपाही। फील हाथी, 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 फील हाथी। नकदी नगद निर्धारित राजस्व, 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 नकदी नगद निर्धारित राजस्व। खुशकिस्मती से गुलाब बाग की सिंचाई, खुशकिस्मती से गुलाब बाग की सिंचाई, खुशकिस्मती से गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। नीचे दिए गए अंश से अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। अबुल फजल वल मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र के अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी की कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्कर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्कर्मी जवानों की दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी के को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ, मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखे और उसे दरबार में भेजे। सूबे को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों को जिस किसी
में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखे और उसे दरबार में भेज दे। उस पाक मौजूदगी के कक्ष में से एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसमें शाही मौजूदगी को पढ़कर सुनाया जाए, और बाद में जो कुछ ऐसा लिखा जाना हो उसे उस महान किताब की परिशिष्ट शक्ल में जोड़ दिया जाए, और ऐसे किसी ब्यौरे को जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामलों की बारीकी की वजह से उसी अंजाम तक नहीं लाया जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूं। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, वे एक की जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए, और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए, और फिर ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें बाद में दर्ज करूं। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। ईश्वरीय आदेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया, और उसे भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों को ब्यूरो पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों के मूल प्रति या नकल हासिल की जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबे को जारी किए गए थे। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास हासिल किया, और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, और जिन्हें ऊंचे अफसर और मंत्रियों ने भेजा था। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई, और जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे व ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो जानकर और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे व ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनवाया। इस तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनवाया। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आयन के आधिकारिक तौर पर विशेष सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब अधिकाधिक आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आयन को आधिकारिक तौर पर विशेष सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेज की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। इसे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों के तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उनकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की भी कोशिश की जाती थी। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उनकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की भी कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों के अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद में किसी प्रतियों में नकल की गलतियां कम हो सके। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में लिखा गया ताकि बाद वाली प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो सके। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह से समस्याओं से परी नहीं है। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह से समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणितीय की छोटी मोटी चूक हो या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल। ऐसा माना जाता है कि या तो यह अंकगणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल। आमतौर पर यह गलतियां मामूली है और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। आयन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़े में विषमताएं हैं। सभी सूबे में
सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मतलब जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुताबिक मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। मतलब जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहाँ सूबों के लिए किए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए जाते हैं, वहीं उन इलाके से कीमतें और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। इसी तरह जहाँ सूबे के लिए किए गए राजकोषीय आंकड़े बड़े तफसील से दिए गए हैं, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतें और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतें और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आयन में दी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसके इर्द गिर्द इलाकों से ली गई है। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आयन में दी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। आइन का अनुवाद। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिक श्रृंखला में इसे छापा। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपने बिब्लियोथिक श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब के 3 खंड में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। इस किताब का 3 खंड अंग्रेजी अनुवाद में भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन का है। बाकी 2 खंड का अनुवाद एच.एस. जेरेट ने किया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन का है। बाकी 2 खंडों का अनुवाद एच.एस. जेरेट ने किया है। पहली 2 खंड का मानक अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन का है। बाकी 2 खंडों के अनुवाद एच.एस. जेरेट ने किए हैं। इन सीमाओं के बावजूद आयन अपने समय के लिए एक असमान व अनोखा दस्तावेज है। इन सीमाओं के बावजूद आयन अपने समय के लिए एक असमान व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचनाओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली झलकियां दिखाकर और उसके बासिंदे व उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक की प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचनाओं को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर और उसके बासिंदे व उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक की प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज्यादा राजनीतिक वारदातों के बारे में भी लिखते थे, जंग, खतरा, सियासी साजिशें या वंशीय उथल पुथल। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में लिखते थे, जंग, खतरा, सियासी साजिशें या वंशीय उथल पुथल। देश, उसके लोगों या उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता था और वह भी ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। देश, उसके लोग या उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता था और वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया। इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया। इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों के परे है। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों के परे है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों उनके पेशेवर व्यवसाय, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशेवर व्यवसायों, साम्राज्यों की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। चित्र 8.15 सुनारू को दर्शाता 17वीं शताब्दी का चित्र। सुनारू को दर्शाता 17वीं शताब्दी का एक 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 चित्र। चित्र 8.16 मिठाई बेचती हुई महिला। 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 हर हर महादेव।